दोस्तों, मैं सनत जैन आपके बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट को लेकर, नए विषय को लेकर। इस महामारी के दौर में हमारे जो मज़दूर भाई बहन हैं, गरीब लोग हैं, जो शहरों से अपने गाँव की ओर वापस चल पड़े हैं, बगैर विचारे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए हम कुछ चिंतन करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं। मैंने इस आलेख का, जो कि मेरी पत्रिका बस्तर पाती के संपादकीय में प्रकाशित हुआ है, उसका शीर्षक मैंने रखा है गांव एक सुगंधित हवा। ये सांस ही तो लेनी है इस दुनिया में, ये सांस ही तो लेनी है इस दुनिया में, फिर क्यों है यूं भाग दौड़ इस दुनिया में। यूं दौड़ भाग कर बची खुची सांसों को किसके लिए व्यर्थ गंवाएं, कब रुकें कब समझें, कब रुकें कब समझें। यूं तो दुनिया में पलायन का एक ही कारण होता है और वो होता है भूख। इस भूख के चलते दुनिया का भूगोल भी बदल जाता है और समाज भी, और तो और संस्कार भी, संस्कृति भी। सदियों पुरानी मानवीय आदत कही जाए तो गलत ना होगा कि भूख के चलते मानव का पलायन होता रहा है। मजबूरी और आदत में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। लगातार की विपदाओं का सामना करते हुए, भटकते हुए आदतन मानव पलायन करने लगता है। जहाँ रहता है वहाँ अपने लिए अनुकूलता क्यों नहीं खोजना चाहता, और क्यों नहीं मेहनत करके परिस्थितियों को अनुकूल बनाना चाहता है। जबकि पलायन करते हुए जहाँ पहुँचता है वहाँ उसे अपने जीने, खाने, रहने के लिए मेहनत उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी उसे अपनी जन्मभूमि में करनी होती थी, बल्कि कई बार तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होती है। फिर भी मानव मन की उत्सुकता के चलते उसका पलायन होता है, और फिर जहाँ पहुँचे वहीं जमने की कोशिश। वास्तव में पलायन के सदियों पुराने कारण के अलावा वर्तमान में पलायन का महत्वपूर्ण कारण है जीवन में पैसा कमाने की शॉर्टकट खोज। हर कोई चाहता है कि किस तरह अपने जीवन को जल्दी से जल्दी सुखमय बनाए, जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाए और आगे बढ़े। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये बात बाद में समझ आती है, तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है। गलती का एहसास होते ही शर्म, समाज के तिरस्कार की कल्पना और वापसी के बचे खुचे रास्ते बंद कर देती है। नशे और बुराइयों का साथ भी वापसी पर रोक लगाता है। बाजारवाद के आकर्षण में आदमी की जिंदगी बिक जाती है। शहरों का आकर्षण, बगैर रोक टोक के जीवन की चाहना, नौकरी को विशेष सामाजिक मान्यता, खेती और ग्रामीण रोजगार को योजनाबद्ध तरीके से तिरस्कृत बनाया जाना, मेहनत की जगह वाइट कॉलर जॉब की सामाजिक स्थापना में आदमी जाने कब जिंदगी जीने की जगह अपनी कीमती जिंदगी को खपाने लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। उसके मन में स्थापित झूठे अदृश्य मान स्तंभ उसे जब तब समझाते रहते हैं कि अगर वो रुक गया तो दुनिया उसे धकेल कर गिरा देगी और फिर उसके ही ऊपर चढ़कर आगे बढ़ जाएगी। वास्तव में जिंदगी है क्या? सुखों को पाने की चाह में उन्हीं सुखों का उपभोग ही ना करके दूसरे दुखों को आमंत्रित कर लेना। आखिरकार मानव की आवश्यकता है क्या? इस विश्वव्यापी महामारी में करोड़ों लोगों को कि शहरों से वापसी, उनका अपने घर की ओर लौटना, ऐसा नहीं लगता कि यही मानव जीवन की सच्चाई है? अगर मरना भी है तो अपने देश, अपने गांव, अपने लोगों के बीच ही मरना है, जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो भी अपने बच्चों, अपनी औरतों और अपने बुजुर्गों के साथ। इस एक महामारी ने कितनी आसानी से जीवन का सच समझा दिया है। अपनी जमीन, अपने लोग, अपनी हवा, अपनों की प्रताड़ना, अपनों के बीच रूखा सूखा खाना ही इस जीवन का सच है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, नहीं चाहिए शहरी लखदख उजाले, गांव के सूरज चांद के उजाले ही हमारे सब कुछ हैं।
शायद इस महामारी ने सबको अपनी अपनी औकात समझा दी है। जिंदगी के झूठे मुखौटे जो हमने खुद ही चेहरों पर लगा रखे थे, उतार फेंकने को मजबूर कर दिया है। मजबूर नहीं किया, बल्कि हिम्मत दी है कि हम अपने इन झूठे मानकों को कुचल दें। अपने ही पैरों से अपनी गलती स्वीकार करने की ताकत दी है। मानव को खुद की ओर मुड़ने का इशारा प्रकृति ने कर दिया है और अपनी ओर से धक्का भी दे दिया है। ये सबक बहुत समय तक अपनी पैठ बनाकर रखेगा, ये तो निश्चित बात है। अब शायद ही उन्हीं बातों की चर्चा होगी, जिसे अब तक पिछड़ेपन की निशानी साबित करने में जी जान से सभी लगे रहते थे। अब जीवन का सच साबित करना होगा, अगर किसी भी कारण से हमें यह मौका मिला है तो। यहाँ सबके सामने यही यक्ष प्रश्न मंडरा रहा है कि इतने सारे लोगों की घर वापसी को पुराने गांव कैसे झेल पाएंगे? किस तरह से इतने लोगों को रोजगार और जीने का साधन मिलेगा? किस तरह इनका भार सहन करेगी वह धरती जिसके भरोसे सारे लोग वापस आ गए हैं? ये रुकेंगे अपनी जन्मभूमि में, ये तो 100% सच्ची बात है। समय की मार और सामूहिक वापसी ने उनकी शहरों की ओर ना होने वाली वापसी पर मुहर लगा दी है। शहरों का क्या होगा? फैक्ट्रियों का क्या होगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, इन करोड़ों जानों को बचाना, उन्हें बचे रहने की कोशिश में लगे रहना। वैसे तो जिस तरह शहर किसी को भूखा नहीं मारता है, यह तथ्य स्थापित किया गया था, जबकि सत्य तो यह है कि गांव आज भी किसी को भूखा नहीं सोने देता है। आज गांवों की बदौलत ही इस महामारी में, भयंकर महामारी में भारत आत्मनिर्भर है। गांव की मेहनत, खेती और खेती से जुड़े उत्पाद जो वास्तव में जीवन में जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, उनकी हद से ज़्यादा उपलब्धता वरदान बन गई है। जिस खेती को कपड़े खराब करने वाला बताकर किसानों को निकृष्ट निगाहों से देखने का चलन बनाकर सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी, वही आज सबसे ऊपर और सम्मानित बनकर सामने आई है। किसानों का वास्तविक सम्मान लोगों की नज़रों में आज दिख रहा है, जब भूखा है शहर और शहर को भूख लगी है। तो दोस्तों, हमने इस विषय पे कभी सोचा है? इस तरह से हमने कभी सोचने का प्रयास किया है? गांव निश्चित रूप से किसी को भूखा नहीं मरने देगा, पर इसके लिए कुछ तो उद्यम करना ही होगा। ग्राम रोजगारों को छोड़कर जाने वालों को फिर से उन रोजगारों को जीवंत करना होगा। फिर उस सूखे वृक्ष को पानी, खाद और प्रेम भरी नज़रों से निहारना होगा, देखना होगा, उसे सहलाना होगा प्यार से। प्रकृति की गोद फिर से अपने बच्चों के लिए हरी भरी हो जाएगी। वर्तमान दौर अजीबोगरीब है। एक ओर जहर भी बेचा जाता है तो दूसरी ओर जहर से बचाने के उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि शराब, कीटनाशक, रासायनिक खाद। जीवन में जहाँ भी रसायन पहुँचा है वहाँ नुकसान ही हुआ है, चाहे वह दवा के रूप में ही क्यों ना हो। आज इसका जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। विश्वव्यापी महामारी से बचने में रसायन अभी भी हारे हुए हैं। अब प्राकृतिक उपाय, अदरक, गिलोय, हल्दी, जीरा आदि ने महामारी के खिलाफ अपना मोर्चा संभाला हुआ है। आज देश में जैविक खाद के उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है। समस्त सक्षम समाज जैविक खाद के उत्पादों को अपनी जीवनचर्या में शामिल कर चुका है। अगर गाय के गोबर की खाद और नीम के पत्तों की दवा से अनाज और सब्जियां उगाई जाएं, तो इनको बहुत आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। इसी प्रकार गाय का शुद्ध दूध और घी का मार्केट है। अगर इसमें शुद्धता है तो मान कर चलिए इसे मुंह मांगे दाम पर बेचा जा सकता है। शहरों में मिलावट का मार्केट है। लोग दूध के नाम पर जाने क्या पीते हैं, उनको खुद को कुछ पता नहीं। गौपालन एवं कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। जैविक खाद की आपूर्ति गाय के माध्यम से होती है। दूध, घी आदि भी मिलता है। गोबर के कंडों में सूखे पत्ते और टहनी आदि मिलाकर ईंधन की व्यवस्था की जा सकती है। बैलों का प्रयोग करके डायनमो के माध्यम से बिजली पैदा कर
बैटरी में एकत्र करके घरों को रोशन किया जा सकता है। जंगलों में पड़े पत्तों को झाड़ कर किसी गड्ढे में भरकर खाद बनाई जा सकती है, जिसे पैकेट बंद करके गमलों के पौधों के लिए बेची जा सकती है। आजकल फूलों का बड़ा बाजार है। फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। मदरस और फूलों से कमाई होगी। बचे और सड़े फूलों से खाद बनाई जा सकती है, या फिर सड़ने से पहले उनका अर्क निकालने के साथ अगरबत्ती निर्माण किया जा सकता है। अगरबत्ती का मार्केट इस देश में बहुत बड़ा है। बताने वाले तो बताते हैं कि अभी इसे बनाने के लिए चिता की राख और अंगारों के चूरे का प्रयोग किया जाता है। क्या शुद्धता का मार्केट आपके आसपास नहीं है? वैसे भी गांव अपने आप में एक संपूर्ण इकाई होती है, एक दूसरे को रोजगार देते हुए बंधुत्व बढ़ाती भी है। गांव के नाई, बढ़ई मिस्त्री, राजमिस्त्री, गाय चराने वाले, किसान, किराना व्यापारी, गौपालक आदि की चैन एक दूसरे को बांध कर रखती है। गांव के उत्पाद इतने हैं कि उनको बाजार हाथों हाथ मिल सकता है। महुआ शराब के अलावा कई जगह सुखाकर आटे के तौर पे प्रयोग की जाती है, दवा के रूप में उपयोग की जाती है। नीम के पत्तों का अर्क, दवा, कीटनाशक, टहनी, दातून के रूप में उपयोग किया जाता है। दातून के लिए नीम की खेती नहीं की जा सकती क्या? यज्ञ सामग्री का बाजार कितना बड़ा है इस देश में। इस यज्ञ सामग्री में आम की लकड़ी, गिलोय, छड़ीला, बेर आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या इन सामग्रियों की खेती द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जा सकती है? तेल साबुन में उपयोग की जाने वाली नई सुगंधियों और वनस्पतियों का उपयोग कर साबुन के मार्केट पर कब्जा नहीं जमाया जा सकता है? सहतूत, तेंदू, रामफल, सीताफल आदि कितने ही फल हैं जिनका आज के समय में व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है, जबकि इनकी डिमांड हर शहर में है। पैसे वाले लोग इसे शौक से खाते हैं। ड्रैगन फल आयात किया जाता है। जिसने भी खाया होगा जानता होगा कि उसका स्वाद कितना विचित्र है, फिर भी शौक से खाते हैं लोग। क्या सहतूत, काजू फल जैसे फलों को कोई खाना नहीं चाहेगा? हमारे बस्तर में एक विशेष तरह का अनाज होता है जिसमें कैलोरी कम होती है, और अद्भुत बात है, इसे उगाया नहीं जाता बल्कि मरहान में उग जाता है। क्या ऐसे अद्भुत उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? आज लौंग, काली मिर्च, इलायची, केसर आदि का दाम कितना ज़्यादा है। अगर इनका उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जाए तो इनके दाम भी गिरेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पान के पत्तों के साथ उपयोग किया जाने वाला कत्था यानी खैर का पेड़, इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। गिलोय का जूस, आइसक्रीम, शरबत जैसे नवीन प्रयोग किए जा सकते हैं। गिलोय के और क्या उपयोग हो सकते हैं जो हमारे खान पान में आसानी से सम्मिलित किए जा सकते हैं? इस पर अनंत संभावनाएं हैं। खाने के शौकीन भारतीय समाज ने जब पिज्जा, बर्गर, ब्रेड जैसे बासी तिबासी गैस बनाने वाले बगैर स्वाद के भोज्य पदार्थों का स्वागत किया है, हाथों हाथ लिया है, तो फिर हमारे भारतीय टेस्ट को कैसे नहीं सर पर बैठाएगा? ये सुनहरा मौका है, बल्कि भारतीय संस्कृति की सेवा के साथ विश्व में भारत को उभारने का एक तरीका है, एक मौका है। आज पूरा विश्व भारत की ओर आश्चर्य से देख रहा है कि ये भारत के लोग क्या खाते हैं अपने दैनिक जीवन में। जो जान लेने वाली महामारी यहाँ पर आकर कसमसा कर रह गई। ये सोच वर्तमान में कमाने के साथ ही साथ सेवा करने के लिए भी मौका है। हम क्यों नहीं इस विषय पर सोचना चाहते हैं? क्यों नहीं सोच पाते और क्यों नहीं इस पर काम करते हैं? अदरक, नींबू का अचार, आंवले का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, ना जाने क्या क्या खाया जाता है इस देश में। इन सब के अलावा लकड़ी के उत्पाद, बांस के उत्पाद, टोकरी, सूप, झाड़ू का प्रयोग लोगों ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये सब अब बाजारों में नहीं मिलता है। प्लास्टिक को गले लगाकर रोगों को आमंत्रित कर लिया है। पत्थरों के उत्पाद, सिल और लोढ़ा आज भी बिकते हैं। जंगल में इतने उत्पाद होते हैं जो अपने आप उगकर अपने ही आप नष्ट हो जाते हैं, उनको कोई उपयोग ही नहीं कर पाता। जैसे बस्तर के आम, इमली, महुआ, टोरा, तेखुर, पेंग, अगर इनका पूरा का पूरा उपयोग किया जाए तो बगैर किसी की नौकरी किए जिया जा सकता है। यहाँ दो बातें मन में आती है, अगर इतने सारे उत्पाद हमारे आसपास ही थे तो गांव के लोग शहर क्यों गए? दूसरी बात मन में आती है कि ये सब बनाकर बेचा कहाँ जाएगा? ये उत्पादन कहाँ बेचा जाएगा? दोनों बातें विचारणीय हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। पहली बात का उत्तर यह है कि गांव से शहर की ओर पलायन होने का कारण क्या है? पलायन का रोजगार से सीधा संबंध ना होकर ये दिखावा, शहरी आकर्षण,
एक बार शहर जाकर 3-13 में उलझ जाना, शहर से वापसी में शर्म महसूस करना, शहर जाकर 300 रुपये कमा लेना और गांव में 200 कमा लेना, दोनों में कौन सा सुखकर होगा? हम शहर जाते हैं एक सपने लेकर, वहाँ जाकर भागती जिंदगी में भागते भागते हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता और ज़िंदगी स्वयं एक सपने में बदल जाती है। देखिए कैसे मेरी बातचीत एक व्यक्ति से हुई जो शहर में किसी कंपनी का मैनेजर है, उसे 15,000 रुपये मिलता है। वो IAS की तैयारी करने आया हुआ था, उसके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, वो तैयारी करते हुए शहर में काम करने लगा, फिर असफलता में गाँव की ओर नहीं गया क्योंकि इतने वर्षों में वह गांव के वातावरण और जीवन से हट सा गया था। उसके पास गांव में जगह है पर खेती करके IAS का प्रत्याशी कैसे घर वापसी करेगा, समस्या ये थी। ठीक इसी तरह गांव के लोग शहर में उलझते जाते हैं और गांव छोड़ते जाते हैं। गांव में 200 रुपया कमाने पर भी खर्चे कम होते हैं, इसलिए उसका जीवन आसान होता है, परंतु जाने किस दीवा स्वप्न में खोया हुआ शहर में भटकता ही रह जाता है। दिल्ली में 10 दिन रहकर मैंने देखा कि गंदगी और असुविधा के बीच बगैर परिवार के लोग जानवरों से भी गंदे ढंग से रह रहे हैं। उनको देखकर लगता है कि वो पोल्ट्री फार्म के ब्रायलर हैं जिनको खाना है, इसलिए सिर्फ मांस का गोदाम बनाया जा रहा है और इंसानों से काम कराना है, इसलिए सिर्फ जिंदा रहने की सुविधा है। सड़कों में सोना, सुलभ शौचालय में फ्रेश होना, किराए के खाट पर सोना, दिन भर अपनी 3x5 की दुकान में खटते रहना या रिक्शा खींचना, हमाली करना, फिर थक कर नशे में डूब जाना, 30 पर भी गांव में रहना मंजूर नहीं। इतना तो कोई भी 1 एकड़ में सब्जी उगा कर ही आराम से कमा लेगा और अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, सरकारी अस्पताल में बीमार ठीक हो जाएगा, तो फिर क्यों शहर की ओर दौड़? पलायन का दूसरा कारण है आलस। अपनी ज़मीन पर मजदूर जाने क्यों काम नहीं करना चाहता, सिर्फ नागा और छुट्टी, मरनी, त्योहार और आलस। खेतों में काम करने से गर्मी लगती है, परंतु शहर की भट्टी के सामने शायद AC की हवा आती हो। तीसरा कारण है लालच, सुविधाभोगी चीज़ों के मिल जाने की संभावना, जबकि दीवा स्वप्न ही साबित होता है। गांव में 11 बजे से काम करेंगे और शहर में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। शहर में 300 बहुत हैं, गांव में 500 चाहिए। वर्तमान दौर में गांव में खेती के लिए आदमी ही नहीं मिलते। भवन निर्माण, सड़क निर्माण करने के लिए ठेकेदार भटकते रहते हैं। अनेक दुर्घटनाएं होती है कि ठेकेदार पिकअप में लेबर भरकर ला रहा था और पिकअप पलट गई। बस्तर के लेबर ईंट बनाने उड़ीसा जाते हैं और उड़ीसा के लेबर बस्तर में ईंट बनाते हैं। ये कटु सत्य है, आप आकर देख सकते हैं। खैर, उत्पादों के लिए बाजार कहाँ, ये ज़मीनी सोच का दिमाग में आना आवश्यक है। क्यों उत्पादन आसान है? क्योंकि उत्पादन आसान है पर बाजार मुश्किल है। दिल्ली में सब्जी ट्रेन से आती है, बिहार के गांवों से। क्या ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह नहीं बनाई जा सकती? विकेंद्रीकृत व्यवस्था में दलालों की भूमिका नगण्य हो जाएगी और उत्पादक अपने उत्पाद खुद बेचेगा। जब एक मजदूर अपने परिवार के लिए शहर में 10,000 रुपये में काम कर लेता है तो अपने गांव में 8,000 कमाकर संतुष्ट क्यों ना हो? यानी उत्पादक अपने सामान की मार्केटिंग खुद करे या फिर समूह बनाकर नज़दीकी शहर जाकर घर घर में अपना माल बेचे। क्वालिटी होगी तो माल बिकने से कोई नहीं रोक सकता। किसी व्यापारी को अपने उत्पाद न बेचकर खुद बेचने पर लाभ उसे ही मिलेगा, भले माल कम बिकेगा। शहर जाकर इंसानों का कीड़े मकोड़ों में बदल जाने से अच्छा है कि गांव में रूखी सूखी के साथ आनंद से जीना। गांव की ओर लौटने की हिम्मत आज कोरोना ने दी है। अपने अपमान और अपने तिरस्कार को अपनी ऊर्जा बनाकर गांव में फिर से नागर फांदने की ज़रूरत है। शहर के नाले की बदबू से ज़्यादा अच्छी गांव के खेतों के कीचड़ गोबर से आती खुशबू है ना दोस्तों? तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को आप आगे वायरल करेंगे, जिससे कि ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतों के लिए इस वीडियो में सुझाए गए उपायों का उपयोग कर सके। जय हिंद।